नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th सामाजिक विज्ञान चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। संक्षेप में लिखें। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। क, जिउसेप्पे मैस्सिनी। ख, काउंट कैमिलो दे काबूर। ग, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। घ, फ्रैंकफर्ट संसद। अंग, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। उत्तर क, जूसेप्पे मैसिनी। वह इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था और वह कार्बोनारिका के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मासेई में यंग इटली और दूसरा वर्ण में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैस्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने स्वतंत्र राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिख ने उसके विषय पर कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ख, काउंट कैमिलो दे काबूर। काउंट कैमिलो दे काबूर इटली में मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकत्रित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर न तो वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर इमैनुएल ने उसे 1852 को सार्डिनिया पिडमॉन्ट का प्रधानमंत्री बना। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किया तथा सेना में सुधार किया। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पिडमॉन्ट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अपनी इन कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिसके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली की संसद में विक्टर इमैनुएल को इटली का सम्राट घोषित किया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पिडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ग, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान
को यूरोपीय सभ्यता का पालन बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जममत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड वायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुर्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान और फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में पशुओं के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों व राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किया और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। प्रश्न नंबर 2, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान व भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? उत्तर, प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। यह कदम निम्नलिखित थे। नंबर 1, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। नंबर 2, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिससे पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। नंबर 3, इंटरेस्ट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नंबर 4, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। नंबर 5, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। नंबर 6, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। नंबर 7, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। प्रश्न नंबर 3, मरियान और जर्मेनिया कौन थे?
जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था? उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। नंबर 1, मारियान यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी कलगी थे। मरियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपने तादात्मक तालमेल स्थापित कर सके। मरियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। जर्मेनिया यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चतुर्स अभिव्यक्तियों में वह बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइफल की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मनी में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि की। प्रश्न नंबर 4, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। उत्तर, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठनों बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। नंबर 2, संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। नंबर 3, जर्मन लोगों ने 1848 ईस्वी में ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई, जिससे यहाँ के मध्य वर्ग का मध्य योगदान अधिक है। नंबर 4, उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वे सफल भी हुए। नंबर 5, इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। नंबर 6, प्रशा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। नंबर 7, इस प्रक्रिया के जनक प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क थे। उसमें उन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद की। नंबर 8, इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किया तथा सफलता प्राप्त की। नंबर 9, 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रशा के राजा काइजर विलियम प्रथम और जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। नंबर 10, वर्साय के महल के शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मुख्य बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। नंबर 11, इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। नंबर 12, इस प्रक्रिया में प्रशा राज्य एक प्रमुख शक्ति का केंद्र बना। प्रश्न नंबर 5, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? उत्तर, नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहां उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। उनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्राचीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया। नंबर 2, सामाजिक
समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग की भेद को खत्म किया गया। नंबर 3, 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नंबर 4, समान कर प्रणाली लागू की गई। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। नंबर 5, दंड गणतंत्र स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। नंबर 6, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। नंबर 7, शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। नंबर 9, उसने दंड विभाग को कठोर बनाया तथा जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। नंबर 10, शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। नंबर 11, कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया। इस प्रकार किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी को चखा। चर्चा करें। प्रश्न नंबर 1, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? उत्तर, उदारवादियों की 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरीता, गरीबी का वातावरण था। इस क्रांति को लाने में मध्य वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इनमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार है। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। नंबर 1, राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। नंबर 2, सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जन प्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के प्रयास आरंभ हुए। नंबर 3, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुष ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ा। नंबर 4, उदारवादियों ने ऐसे राज्यों के निर्माण की मांग पर जोर दिया जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। नंबर 5, महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। नंबर 1, महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाने लगा तथा उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व व सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। नंबर 2, कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक के महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। नंबर 1, मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। नंबर 2, भू दासता और बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया। नंबर 3, बाजारों की मुक्ति, चीज़ों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ा ताकि व्यापारी उन्नति के मार्ग खुले। प्रश्न नंबर 2, यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। उत्तर, राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि को जितना योगदान रहा है, उतना ही योगदान संस्कृति का भी रहा है। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार है। फ्रेडरिक सार्यू का यूटोपिया 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सार्यू
ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। उसने कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य या समाज यूटोपिया को दर्शाया। इन चित्रों में सभी स्त्री पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया, जिसके हाथों में मशाल व मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इसमें उनकी पोशाकों को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई। तिरंगे झंडे, भाषा व राष्ट्रगान द्वारा भी राज्य के रूप को प्रकट करने का प्रयास किया गया। कार्ल कैस्पर फ्रीडज का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रीडज ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया है। इसकी पृष्ठभूमि में फ्रेंच सेनाओं को ज्वेवेकन राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफ़ेद व लाल पोशाकों में दिखाया गया है, जो वहां के नागरिकों का दमन कर रहे हैं, जैसे किसी किसान की गाड़ी छीन रहे हैं, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे हैं या किसी को घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। अतः शोषितों द्वारा जो स्वतंत्रता का वृक्ष रोपते हुए दर्शाया गया है, उस पर एक तख्ती लगी है जिस पर जर्मन में लिखा हुआ है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह एक तरह से फ्रांसीसियों पर किया गया व्यंग था, क्योंकि वह कहते थे कि वह जहाँ जाते हैं वहाँ राजतंत्र का अंत करके नई आदर्श व्यवस्था कायम करते हैं, यानी वह मुक्तिदाता हैं। यूजीन देलाक्रोआ की द मैसेकर एट कियार फ्रांस के रूमानीवादी चित्रकार देलाक्रोआ ने एक चित्र बनाया था। इसमें उस घटना को चित्रित किया गया जब तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। इसे की ऑफ द्वीप कहा जाता है। इसमें महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिसे चटकीले रंगों से रंगा गया है ताकि देखने वालों को भी भावनाएं जागृत हो और उसके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। इस प्रकार कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को उभारा और संस्कृति का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रश्न नंबर 3, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी के राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। उत्तर, 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसमें बेल्जियम व पोलैंड भी ऐसे ही देश थे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया, जिसका आधार यूरोपीय सरकारों की यह रूढ़िवादी विचारधारा थी कि राज्य व समाज की समाप्ति, पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार बने रहने चाहिए। इसका बेल्जियम व पोलैंड ने विरोध किया, अपने को राष्ट्र स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इसका निर्माण इस प्रकार हुआ। बेल्जियम, वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहां हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट। हॉलैंड का शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था। अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूल में
प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षा देने की राजाज्ञा जारी की। इसका बेल्जियम वासियों से कड़ा विरोध किया बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया। इसे इंग्लैंड ने भी उनका साथ दिया, जिस कारण हॉलैंड को बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्र करना पड़ा। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई। पोलैंड। वियना संधि द्वारा ही पोलैंड को 2 भागों में बांटा गया और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया। परंतु जब वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1848 से पोलैंड में वर्षा में क्रांति आरंभ हुई। इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास से इस यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? उत्तर, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसमें किसी प्रकार की रक्त रंजिश क्रांति नहीं हुई, अतः इस प्रक्रिया को आमतौर पर हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है। नंबर 1, 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रितानी एक राष्ट्र नहीं था, जबकि ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश पहचान वाले निर्जातीय समूह रहते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति व राजनीतिक परंपराएं थी। नंबर 2, इनमें ऑल्ग राष्ट्र ने अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूह के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। नंबर 3, 1688 ईस्वी में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति ऑल्ग संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिसका केंद्र इंग्लैंड था। नंबर 4, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का संगठन किया गया। इसी के माध्यम से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। नंबर 5, स्कॉटलैंड में ब्रितानी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की संस्कृति व राजनीतिक संस्थाओं का योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया गया। जैसे स्कॉटिश हाईलैंड के वासियों को उनकी गैलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने से रोका गया। इस कारण मजदूर होकर लोगों को अपना देश छोड़कर अन्य जगहों पर जाना पड़ा। नंबर 6, आयरलैंड में भी ऐसा किया गया और यहाँ पर अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद को हथियार बनाया। आयरलैंड में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट 2 धार्मिक गुट थे। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंट की मदद करके कैथोलिकों को दबाया। नंबर 7, 1798 ईस्वी में वॉल्फ टाउन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसे दबा दिया गया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का भाग बना लिया गया। नंबर 8, ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण करके इसके राष्ट्र प्रतीकों यूनियन जैक, ब्रिटेन का झंडा और गॉड सेव आवर नोबल किंग राष्ट्रगान को संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में प्रचारित व प्रसारित किया गया। प्रश्न नंबर 5, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? उत्तर, 1871 ईस्वी के बाद बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि नंबर 1, ये क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जातीय भिन्नता थी। नंबर 2, इन क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो आदि देश थे जहाँ पर स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। यह सभी तुर्की से भिन्न थे। नंबर 3, तुर्कों और उन ईसाई प्रजाति के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालात भयंकर हो गए। नंबर 4, जब
स्लाव राष्ट्र समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। नंबर 5, इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिषेधों और हथियारों की होड़ लग गई। इसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। नंबर 6, यूरोपीय देश रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि काला सागर से होने वाले व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर उसका नियंत्रण हो। उपरोक्त कारणों से इन क्षेत्र में यूरोपीय देशों और इन राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए, जिसका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। परियोजना कार्य। प्रश्न नंबर 1, यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रवादी प्रतीकों के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करें। 1 या 2 देशों के बीच में ऐसी तस्वीरें, पोस्टर्स और संगीत इकट्ठा करें जो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। वे यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रतीक से भिन्न कैसे हैं? उत्तर, यह सभी चित्र भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय प्रतीक थे। नंबर 1, चित्र नंबर 1 में तिलक जी को विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थानों के मध्य खड़ा किया है, यानी धार्मिक एकता या जुड़ाव को दर्शाया गया है, न कि अलग अलग किया गया है। नंबर 2, चित्र नंबर 2 में भारत माता को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जर्मेनिका की तरह केवल वीरता के प्रतीक के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। नंबर 3, चित्र नंबर 3 में नेहरू जी को भारत माता व भारत के नक्शे को हृदय के पास रखे दिखाया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि इन प्रतीकों द्वारा लोगों की भावनाओं को ही जागृत न किया जाए, बल्कि इन भावनाओं को हृदय से स्वीकार करते हुए उनके लिए हर प्रकार के बलिदान देने के लिए भी तैयार किया जाए। नंबर 4, चित्र नंबर 1 और चित्र 3 में रूपकों की बजाय लोकप्रिय नेताओं को राष्ट्रीय प्रतीकों से जोड़ा गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी ओर आकर्षित हो और उसमें राष्ट्रवाद की भावना जागे। यह नेता जन नेता थे जिन्हें आम जनता आम आदर्श मानती थी। चित्र नंबर 4 में भारत माता को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में दर्शाया गया है। इसमें दुर्गा के रूप को महत्व दिया गया है। इनके हाथ में त्रिशूल है जिस पर तिरंगा लहरा रहा है और यह स्वयं शेर तथा हाथी के मध्य खड़ी हैं, जो कि शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। यह चित्र भी यूरोपीय प्रतीकों से भिन्न है क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता के गुण को आधार बनाकर विजय प्राप्त करने की कामना की गई। चित्र आप देख लीजिए। चित्र नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक, चित्र नंबर 2 भारत माता, चित्र नंबर 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्र नंबर 4 भारत माता। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।